आज एक ऐसे स्टॉक की चर्चा करेंगे आपकी रिक्वेस्ट पे जिसकी बात बहुत समय से हमने की नहीं, जो छुपा हुआ है और 6 महीने से लगातार अप है। 6 महीने में उसने काफ़ी तरक्की की है। इस साल उसने 40% का रिटर्न दिया और अभी भी वो न्यूज़ में नहीं है, किसी कोई इसकी बात नहीं करता। उसमें बड़ी जो खरीदारी करी गई है वो एफआईज और डीआईज की है। एफआईज डीआईज ने अपना बड़ा स्टेक बना लिया। आप गेस करिए मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। अगर आपने स्टॉक पहचान लिया है, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में लिखिए। इसके अलावा आप किसी और स्टॉक की चर्चा चाहते हैं, आप कमेंट में लिखिए। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। मैं कोई बाय सेल टिप नहीं देता, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। उसमें जो स्टॉक अच्छा लगता है उसके फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में जो अवेलेबल हैं अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। यही मेरा छोटा सा काम है। अपनी पसंद का स्टॉक जिसके बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहें, फटाफट कमेंट में लिखिए। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज मैं बात करूंगा एक ऐसे शेयर की जो पिछले 6 महीने से बड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है। बढ़िया शेयर लग रहा है, बड़े अच्छे ग्रुप को बिलोंग करता है। पर आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई मेरी तरफ से इसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग कहते हैं मैं स्टॉक की चर्चा कर लेता हूं, डिस्कशन कर लेता हूं। जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन होती है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूं और मेरी क्या पोजीशन है लगभग वो बताते हैं। यानी हर तरीके से देखिए, मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ विदाउट एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, क्योंकि बाय सेल जो है ना हर आदमी के रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। तो मैं बात कर रहा हूं इस वक्त HDFC AMC शेयर की। पूरा नाम है इसका HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जब इसका IPO आया था तो ये बहुत पॉपुलर हुआ था, बड़ा ही पॉपुलर हुआ था। जब इसका IPO आया था तो इसको लेकर मैं लोगों को सुनता था तब भी, हालांकि मुझे लगता था यार कुछ ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। वो कहते थे भाई साहब ये ज़बरदस्त शेयर है, ये कर देगा, ये कर देगा, ये वो कर देगा। मतलब बहुत ज़्यादा इसको लेके प्रचार होता था। तो उस दौरान इसने एक पीक बनाया था। मैं आपको दिखाता हूँ इसके 5 ईयर चार्ट पे। ये देखिए 5 ईयर चार्ट पे देखेंगे, इसने पीक बनाया था 2020 के आसपास, फरवरी 2020 में, और वो पीक था 3844 का। उसके बाद ये गिरता रहा। यहाँ पर आप देखेंगे इसने बॉटम बनाया लगभग 2000 के नीचे का, 1800 के आसपास चला गया था, 1600 1700 यहाँ पर चला गया था। ये है जब उसका IPO आया था। देखिए ना यहाँ पर IPO के आने में थोड़ा गिरा था, फिर भागा था और फिर इसने यहाँ बहुत बॉटम बनाई। अब अगर आप 1 ईयर चार्ट देखेंगे तो 1 ईयर चार्ट में इस फेज़ में लगातार आप देखेंगे यहाँ से लगातार ये बढ़ रहा है। 6 मंथ चार्ट देखेंगे तो आपको पूरा साफ नज़र आएगा कि लगातार ऊपर जा रहा है। 6 महीने पहले स्टॉक 1750 के लपेटे में था, उसके नीचे भी उसने बॉटम लगाया था और आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2647 रुपये के आसपास। और इसने जो पीक बनाया 2755 का, कुछ समय पहले ही पीक बनाया। और 1 ईयर का आप यहाँ देख सकते हैं जो लो बनाया था 1600 से नीचे का बनाया था। तो ये लो इसने अपना बड़े पीरियड का इसी पीरियड में बनाया और हाई भी इसी पीरियड में बनाया, और अब ये लगातार जो है अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा। बीच में आप देखेंगे कुछ दिन वॉल्यूम बहुत हाई रहा है। वॉल्यूम चार्ट पे अगर आप देखेंगे अपने 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है। तो ये इसकी सारी पोजीशन है। कंपनी के अगर आप P&L को देखेंगे तो एक खास बात आपको नजर आएगी। इसका IPO आया था, मैक्सिमम में डाल देता हूँ, 18 में आया था, 2018 में। तो 2018 से इसका आप P&L देखिए, तब इसकी EPS थी 33.78, 2019 में बढ़ के होगी 43.78,
2020 में 59.32, 2021 में 62.26, 2022 में 65.35, 2023 में 66.72 और ट्रेलिंग 12 मंथ की बहुत अच्छी लग रही है, काफ़ी ग्रोथ दिखा रही है 74.38। अगर आप कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखते हैं 10 साल की तो ज़बरदस्त है 12%। हालांकि रिसेंटली क्योंकि वो डेट फंड पे भी टैक्स बेनिफिट छिन गया, काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, जिसके चलते आप देखेंगे इसकी जो 5 ईयर की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है वो 6% है, 3 ईयर्स की 5% है, ट्रेलिंग 12 मंथ की 4% है। ये थोड़ी सी हल्की हो गई। यही कुछ रिफ्लेक्शन आपको नज़र आएगी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में। 5 ईयर्स की तो अच्छी है 15%, पर 3 ईयर्स में कम रही 4%। अब रिसेंटली इसने अच्छा परफॉर्म किया तो ट्रेलिंग 12 मंथ की आ रही है 17%। स्टॉक परफॉर्मेंस भी जो है 5 ईयर्स की 15% है, 3 ईयर्स की 5% है। ये CAGR है, 3 ईयर्स की कम है क्योंकि बीच में काफ़ी बड़ा पीरियड में बड़ा ख़राब परफॉर्मेंस रहा। अब 1 ईयर की 40% है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार कंसिस्टेंट है, हालांकि गिर रही है। 10 ईयर्स की 32, 5 ईयर्स की 29, 3 ईयर्स की 27 और लास्ट ईयर की 24% है। कंपनी के ऊपर बोरोइंग टोटली जीरो है, डेट फ्री कंपनी है, डेट्स की इसको जरूरत ही नहीं पड़ती है। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, मैं आपको अगर क्वार्टरली वाला दिखाता हूं तो आप देखेंगे क्वार्टरली में आप देखेंगे तो जो लोएस्ट थी FIs की वो थी 7.5% मार्च 2023 में, जो बढ़कर 13% हो गई FIs की। DIs की लोएस्ट थी 6.5% जून 2021 में, जो बढ़कर 22% हो गई है। पब्लिक की अगर आप देखेंगे, पब्लिक का रिवर्स देखते हैं, हाईएस्ट थी मार्च में 12.59 जो गिरकर अब 12.15 हो गया मार्च 2022 में। ईयरली पे आप देखेंगे तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग घटाई है। प्रमोटर में एक बड़ा प्रमोटर है स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, उसने अपनी सारी होल्डिंग धीरे धीरे बेच दी है। पहले तो उसने बेची आप देखेंगे, फिर एबरडीन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड ने भी अपनी सारी होल्डिंग बेच दी। अब सिर्फ इसमें HDFC कॉरपोरेशन जो है अब वो बैंक में मर्ज हो गया, उसके पास होल्डिंग है 52.55% जो कि स्टेबल है। स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का, एबरडन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड का, इन सब का होल्डिंग जीरो हो गया है। जो सारा माल अगर आप देखेंगे FIs और DIs ने उठाया है, और DIs की तो बड़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है जो 2019 में 2.21 थी, 2020 में 1.4 थी, बढ़ के 22.5% हो गई है, मतलब मायने रखता है। FIs की होल्डिंग जो मार्च 2019 में 4% थी, 20 में 8% थी, बढ़ के 13% है। मार्च 2023 में FIs की थोड़ी डाउन हो गई थी, उन्होंने फिर से इसमें माल उठा लिया। अगर आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखेंगे तो मार्च 2022 में जो पीक बनाया था 577 का, वो गिरते गिरते 550 आ गया, 5,50,000 आ गया, 5,77,000 से। तो अब शेयर बहुत अच्छा लगता था किसी ज़माने में, तो लोगों का फेवरेट था, मैंने उठाया था, मेरे पास 6 लॉट इसके इकट्ठे हो गए थे। पर इसमें मैंने पीछे देखा इसका फ्यूचर डिस्काउंट पे कोट कर रहा था, मैंने शेयर बेचे, फ्यूचर खरीद लिए, फ्यूचर फिर और चढ़ गया, रेट बढ़ गए, हालांकि अभी भी डिस्काउंट पे है। आज मैं कुछ ट्रेड कर रहा था, रोल ओवर्स बना रहा था, तो गलती कह लीजिए, लालच कह लीजिए कि मैंने 2 लॉट इसके खरीद लिए एक्स्ट्रा। यानी कल तक मेरे पास इसके थे 6 लॉट फ्यूचर में और 100 शेयर कैश में। ये जब भी बताता हूँ मैं अपना और मेरी स्पाउस का टोटल बताता हूँ। आज मेरे पास इसके 7 लॉट हो गए, हालांकि 2 लॉट लेने का मन नहीं था, मैं सोच रहा था थोड़ी ट्रेडिंग कर लूँगा, लेकिन वो मेरे सर पड़ गए, लास्ट में गिर गया। तो कॉन्फिडेंट है, अच्छा शेयर है, तो मैं सोच रहा हूँ कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं, रख लेते हैं, कोई ना कोई प्रभु स्ट्रैटेजी दिमाग में लाएगा, इसको हम डालेंगे। तो डिस्क्लेमर दे दिया। देखिए अपने आप में मेरे पास तो 9 लॉट हो गए, 9 लॉट बहुत होते हैं यार, मैं बता देता हूँ आपको, नहीं 8 लॉट हो गए ना, 8 लॉट हो गए, 8 × 300 प्लस 100 कैश, 2500 शेयर है मेरे पास, और इसका भाव जो है 2650 कह लीजिए राउंड में, लगभग 66 लाख के शेयर हैं। तो मैं बायस्ड हो सकता हूँ, इतनी बड़ी होल्डिंग है मेरी, तो डेफिनेटली मैं बायस्ड हो सकता हूँ। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बता दूँ, मैंने एनालिसिस किया, आपको बता दिया है कि मेरा देखा है कुछ अप्रोच में DIs जैसी है, जहाँ DIs माल खरीद रहे थे, पता नहीं मेरे पास भी ऐसा 100% नहीं होता, पर मैं देख रहा हूँ उन्हीं शेयरों में मेरी भी होल्डिंग बढ़ जाती है। पता नहीं DIs के साथ कहते हैं
कोई पुराना रिश्ता है, जो गाना भी है इसके ऊपर, एक कौन सा गाना है यार, वो एक बच्चे के साथ एक गाना है, तो रिश्ता लगता है भैया, कोई डी के साथ है अपना, तो डी के हिसाब से चलता है। तो अब ये सारी मैंने आपको दे दी। देखिए मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है। अब मैंने आज गलती से कह लीजिए, लालच से कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, 2 लॉट पकड़ लिए तो बड़े ही होते हैं, जबकि पहले से 6 लॉट पड़े थे, 2 लॉट और आगे। हालांकि मैं थोड़े प्रॉफिट में निकल जाऊंगा, मेरा टारगेट है, इसमें कुछ पैसे बचेंगे, निकल जाऊंगा। लेकिन वैसे बता रहा हूँ, देखो हर आदमी का अपना रिस्क एपेटाइट है। मैं तो अभी नींद आ रही है, थोड़ी देर में सो जाऊँगा घोड़े बेच के। अब कोई बंदा शेयर ले ले, उसको स्ट्रेस हो जाए, इसलिए अपने रिस्क एपेटाइट से काम करना चाहिए, किसी को देख के नहीं करना चाहिए। तो ये था। आप बोलते हैं सर स्टॉक की चर्चा करा करिए, क्योंकि आपकी चर्चा इसलिए अच्छी लगती है, जैसे बच्चे बताते हैं कि आप बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते, आप कोशिश करते हैं अनबायस्ड सारी डिटेल खास बातें बता देते हैं। फिर हम अपनी रिसर्च करते हैं, फिर हम अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। बच्चे यही बोलते हैं कि सब बच्चों को पता है कि सर बड़े स्ट्रिक्ट हैं, कोई पूछ ले हम ये शेयर ले लें, सर यही कहते हैं भैया अपने रिस्क एपेटाइट से देखो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा एक स्टैंडर्ड है, कहते हैं ना, ये दिल से निकला हुआ डायलॉग, आज से नहीं है, 10 साल से है। क्योंकि मैंने देखा है शेयर किसी को कह दो वो ले ले, गिर जाए, उसको परेशानी हो जाए, तो उसको कम होती है, हमें ज़्यादा होती है कि हमने कैसे कैसे बोल दिया। बचपन की कहानियाँ बता रहा हूँ, जब इस कॉलेज में पढ़ते थे तब। अब तो समझ आ गए, बड़े हो गए, समझ आ गई कि भैया कभी किसी को नहीं को ये शेयर लो, किसी को नहीं को ये शेयर बेचो। लो कह दो गिर जाए तो दिक्कत, बेचो कह दो बढ़ जाए तो दिक्कत। तो मैं तो इसलिए कभी भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। मेरा एक ही डायलॉग होता है, अपने रिस्क एपेटाइट, अपने रेट ऑफ रिटर्न, डिज़ायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ काम करिए। मेरा फ्यूचर्स में डिज़ायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम होता है, होल्डिंग में बहुत ज़्यादा होता है। ये मेरा अपना डिज़ायर्ड है, तो किसी के लिए 5% बहुत है, किसी के लिए 5% तुच्छ है। तो इसलिए सबका अपना अपना हिसाब है। तो मैं इसलिए बाय सेल रिकमेंडेशन में कोई विश्वास नहीं रखता। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ आज की मार्केट में। तो आज की मार्केट एक्सपायरी थी, मंथली वीकली, मज़ा नहीं आया। आज फिर गैप छूट गया। ये देखिए यहाँ गैप छूटा हुआ है, यहाँ गैप छूटा हुआ है। और अगर पीछे वाले देखेंगे ना आप, ये देखिए यहाँ, तो मैं ये थोड़ा मैडम ना आजकल 2 स्क्रीनशॉट देती, एक यहाँ छूटे हुए हैं। अब 5 गैप हैं जो इस वक्त छूटे हुए हैं। 3 चिकचे के कह रहे हैं नीचे आ जा, 2 चिकचे के कह रहे हैं अबे चल साले ऊपर आ जा। अब नीचे जाऊँ ऊपर जाऊँ कहाँ जाऊँ ये तो बताए कोई। अब ये निफ्टी की कहानी है। आज की जो कैंडल है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गिरावट के बाद बड़े एक शार्प रिकवरी ली है, पर गैप के साथ लिए, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। इसलिए मैंने क्या करा कि लास्ट मोमेंट पे छोटे छोटे प्रॉफिट में अपने कई फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ कर लिए। मैं बड़े हिसाब से चलता हूँ। मेरा खास बात क्या है, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से मैं पोजिशनें स्क्वेयर ऑफ कर लेता हूँ। आज मैंने 6 एग्रेसिव नई पोजीशनें बनाई, 5 स्क्वेयर ऑफ किए, 1 इंट्राडे किया, 1 सेफ मैंने नई पोजीशन बनाई। प्रॉफिट आज का लगभग 1,90,000 का रहा है। टेक महिंद्रा की कॉल को मैंने सुबह सुबह स्क्वेयर ऑफ किया 9:40 पे ही, 16,20,000 कमाए, 16,200 कमाए। ऐसा कब होगा जब किसी एक शेयर की स्क्वेयर ऑफ करूँगा 16,20,000 रुपये कमाऊँगा। प्रभु सुन रहे हैं आप? मैंने नहीं बोला, आपने बुलवाया है। तो 16,200 रुपये कमाए। फिर टाटा पावर के मैंने अभी फ्यूचर कल ही खरीदा था और इसमें आज 15,187 पे स्क्वेयर ऑफ कर दिया। फिर इसमें ना दिल लगा हुआ था, फिर मैंने इसको 249 रुपये 59 रुपये 20 पैसे में खरीद के 260 रुपये 10 पैसे में खरीदा। हालांकि बाद में और बढ़ गया था। इसमें फिर मैंने लगभग 3,000 रुपये और कमा लिए। फिर M&M का फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ कर दिया। सुबह से स्क्वेयर ऑफ करने के चक्कर में था 1548 में, साला स्क्वेयर ऑफ ही नहीं हुआ। मैं थक हार के 1543 में किया। मैंने जैसे ही 1543 में किया साला भाग गया 1552 के ऊपर चला गया। मतलब यार सारा दिन ढोलकियाँ बजा रहा था, नाच रहा था साला, तब तो चला नहीं, बाद में भाग गया। तो इसमें भी लगभग कितना 9,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट नहीं दिख रहा। हाँ 9,000 के आसपास का प्रॉफिट देख लो आप, जब देख के बता दो। फिर IOC मैंने लास्ट मोमेंट स्क्वेयर ऑफ किया, 90 रुपये में खरीदा था, 90-55 में स्क्वेयर ऑफ करके सिर्फ 5,362 कमाए। ये मेरा
फियर था जिसने स्क्वायर ऑफ कराया। 3.25 के बाद किया मैंने कहा यार, हालांकि पहले बहुत मौका मिला इसको 90-80 पे करने का, 90-90 का मैं वेट कर रहा था 91 से ऊपर के, पर ये गया नहीं। फिर मैंने लास्ट मोमेंट में पता नहीं क्या आया, मैंने कहा यार आज मंथली एक्सपायरी है, बहुत सारी पोजीशनें पहले भी खड़ी हैं, इसको भी स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। अगर कल बाजार भाग गया, बहुत सारी पोजीशन, अच्छा मुनाफा हो जाएगा। 9135 दिख रहा है उसके ऊपर। अच्छा मैंने गलत बोल दिया बेटा, सॉरी, यहाँ दिख रहा है 9135 का प्रॉफिट हुआ इसमें। महंगे रेट में बिकता तो और मजा आता। तो फिर अब ये देखो मैंने आपको क्या एजुकेशन दी। एजुकेशन ये दी कि जब मुझे लगा कि यार गैप छोड़ गया चार्ट के अंदर, मतलब दिल को ना कॉन्फिडेंस नहीं आया इस गैप को देख के, मुझे लगा यार ये जो गैप छूटा है ना ये ठीक नहीं है, ये साला कल ही ना फिल हो जाए, तो कल बाजार ना गिर जाए। इसके चलते मैंने अपनी पोजीशनें कुछ हल्की कर ली। तो ये ही मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ कि भाई किस तरह से मैं अपना हिसाब लगाता हूँ, बनाता हूँ, जिसके चलते आप देखो वैसे तो आज MACD चार्ट पे जो बेयरिश क्रॉसओवर कम हुआ है, RSI मजबूत हुआ है, तो वो ऑब्वियसली जब बाजार आज फालतू खींचा है तो हो ही सकता है। आज सारा दिन बाजार ना तेज रहा, मैंने ये देखा ओवरऑल बाजार को अगर आप देखेंगे सारा दिन सही रहा, क्योंकि लोगों को बार बार क्या लगता है एक्सपायरी पे शुरू में एक को मारते हैं बाद में दूसरे को मारते हैं। आज ऑपरेटर ने सिर्फ बेयर्स को मारा है। 19,436 पे कल बाजार बंद हुआ था, अच्छी गैप अप ओपनिंग 80 पॉइंट की। 19,521 पे थोड़ा गिरा, यहाँ पर ही शुरू में बॉटम बनाया 19,487 का, मुझे लगता है तब लोगों ने शॉर्ट मारी होगी, उसका बड़ी शार्प रिकवरी करी, पीक बना लिया 19,576 का। फिर लगता ही रहा सारा दिन गिरेगा 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 गिरेगा, पर ये ना ऊपर की रेंज में ही घूमता रहा। अल्टीमेटली 19,545 पर 100 पॉइंट से ज़्यादा बढ़कर आधे % की ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद हुआ। आज श्रेय जो जाता है एक तो लार्सन को जाता है, बहुत तेज़ बंद हुआ। ये साला बाद में चढ़ गया होगा, मैं तो देखा नहीं इसको इतना, 3,050-60 तक तो दिखा था, ध्यान नहीं किया होगा। बजाज ऑटो, टाइटन, TCS, इन्फोसिस, आइशर, ICICI बैंक, इनको श्रेय जाता है आज तेज़ी का। और मारने वालों में कोई ज़्यादा गिरावट नहीं थी, बढ़त तो अच्छी थी, गिरावट इतनी नहीं थी, पर थी हल्की फुल्की, जैसे पावर ग्रिड, हिंडाल्को, NTPC, टाटा कंज्यूमर, सिप्ला, सन फार्मा, HTL। तो मेरे पास किस किस के शेयर हैं, इसके खास शेयर नहीं, इसके खास शेयर नहीं, इसके खास शेयर नहीं है, सिप्ला के भी खास नहीं है, इसके हैं, इसके भी नहीं है, इसके 2 के हैं इसमें तो इसके थोड़े से हैं, इसके नहीं है, इसके बहुत हैं, नहीं है, थोड़े से हैं, बहुत हैं, तो यानी काफ़ी सारे में मेरी अच्छी पोजीशन इनमें है। तो ये थी आज की मैंने जो आपको चर्चा बताई। थोड़ा सा इसकी पूरी डिस्कशन कर लेते हैं फिर क्योंकि नया हफ्ता शुरू होगा ना अब तो कल। तो अभी तो 19,500 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, 19,600 पे कॉल राइटिंग है। कल ज़्यादा अच्छी पोजीशन क्लियर होगी। मंथली तो वही 19,500 और 2,000 पे चल रही है पुट और कॉल राइटिंग। PCR ये नॉर्मल स्टार्ट हुआ है 0.92, कोई ओवर सोल्ड नहीं है, न्यूट्रल के आसपास ही है। मंथली वाला अभी भी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है। तो ये तो थी निफ्टी की कहानी। अब ओवरऑल फैक्टर्स देखते हैं। देखिए फियर आज बढ़ा है ओवरऑल, जबकि बाजार तेज हुआ है। अच्छा अब ये देखो, ये फिर थोड़ा सा बढ़ गया, ये एक फेवरेबल है, ये एडवर्स है, ये फेवरेबल है। काफ़ी गिर गया, अगर आप देखोगे 96 से 84 आ गया। ये थोड़ा एडवर्स है, बढ़ रहा है, ये भी ऊपर है, काफ़ी एडवर्स है। बस अब 4 जो मेन इंडिकेटर्स हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल एक लॉटरी की तरह काम कर रहा है। हालांकि ये बात लोग कर रहे हैं कि बढ़ जाएगा, लोग तो 140-50 का प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उतने में तो कपड़े फट जाएंगे। पर US डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जब तक ठंडी नहीं होगी ना, बाजार में पकड़ नहीं आएगी। अब अगर आप आज देखेंगे तो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट की बात करता हूँ तो ओवरऑल ठीक सा ही प्रदर्शन है। चलते हैं सबसे पहले एशिया बाजार। तो एशिया बाजार अच्छी गर्मी के साथ बंद हुए, सारे बाजार हरियाली में बंद हुए और सबसे ज़्यादा तेज़ी जापान में थी, 0.25% से हल्की कम। यूरोप चलते हैं। यूरोप में एक आपका जर्मनी गिरा हुआ है, बाकी सब चढ़े हुए हैं। हालांकि कोई भी 1% नहीं चढ़ा हुआ। मैक्सिमम तेज़ी जो है मिलन में है, 0.25% की, 0.71% के आसपास। अमेरिका चलते हैं। अमेरिका में थोड़ी देर पहले जब मैंने देखा तो चारों के चारों इंडेक्स हरे में थे। अब सारे चारों इंडेक्स अमेरिका के, US के, अपनी बैंड बजवा रहे हैं, सारे गिरे पड़े हैं। हाँ, आपका हल्का सा चढ़ा हुआ कनाडा 0.14% और ब्राज़ील बोस्पा भी गिरा हुआ है। तो यानी फिर से US तो ठंडा कर रहा है। अब देखते हैं किस तरह की क्लोजिंग दिखाता है, उसके हिसाब से कल
होगा। आज अच्छी बात यह है कि एफआई में थोड़ी सी नेट खरीदारी आई है, थोड़ी सी अच्छी बात है, बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि साले कैश सेगमेंट में अभी भी माल बेच रहे हैं। डीआईज ने आज थोड़ा सा माल उठाया, लेकिन ओवरऑल कैश सेगमेंट 3 दिन से नेट गिरावट आ रही है, बिकवाली आ रही है, पर आज तेजी। अगर इन दोनों भाइयों ने नेट में माल बेचा है, इसका मतलब पब्लिक ने उठाया। अब ये तो थोड़ी लोअर साइड पे ही है और ये भी बहुत लोअर साइड पे ही है। अब इसमें क्या बोलूँ यार, एफ की लॉन्ग तो लोअर साइड पे है, क्या बोले, ये परफॉर्मेंस तो आ नहीं रही। अब निफ्टी बैंक की बात करता हूँ। निफ्टी बैंक देखोगे वो भी ½ % बढ़कर बंद हुआ, ऑलमोस्ट चार्ट उसी की तरह है, पर लेटर आप में थोड़ा गिरता रहा है। कल ये 43,964 पे बंद हुआ था, आज बड़ी वाली गैप है वो अपनी 225 पॉइंट की दिखाई, फिर थोड़ी देर में बॉटम बना लिया 44,108, लेकिन कल की क्लोजिंग से ऊपर का बॉटम था, यानी आज का लो कल की क्लोजिंग से ऊपर था, जो अपने आप में एक स्ट्रेंथ दिखाता है। फिर उसके बाद एकदम बाजार के बॉटम बनाने के बाद ही पीक बनाया 44 या 391 का। अगर ये 44,500 काट देता तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन नहीं काट पाया, फिर गिरता ही रहा ओवरऑल, और अल्टीमेटली 44,213 पर 250 पॉइंट के आसपास ½ % से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद हुआ। आज अगर हौसला देखा जाए 2-3 दिन से यही दिखा रहा है HDFC बैंक और ICICI बैंक, इन्होंने संभाला। आज बड़े बैंक सारे तेज थे, और तेजी तो ओवरऑल सभी में थी, सिर्फ ये 3 बैंक थे जो गिरे हुए थे, आपका फेडरल, बंधन और PNB। इंडसइंड बैंक भी लाल में था, फिर थोड़ा सा इंप्रूव कर गया था बाद में। अब इसका ये देखो चार्ट, इसका कल जो गैप था वो तो फिल हो गया, यहाँ का बस इसका एक गैप छूटा वो ऊपर का। RSI इसका ठीक है, लोअर साइड पे है पर ठीक है। तो ये थी सारी आज की कहानी। बेटा एक मैं बोल दूं आपको कि मेरा ऑब्जेक्टिव ना सिर्फ एजुकेशन बांटना है। कहते हैं जितना ज्ञान बांटो उतना ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान एक ऐसा धन है जो कभी कम नहीं होता, जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। तो मैं एजुकेशन जो है देने में विश्वास रखता हूँ, ना कोई बाय सेल टिप में। अगर आप वीडियोस के द्वारा, मेरे डेमोज के द्वारा स्ट्रैटेजीज, मेरी थिंकिंग वगैरह समझना चाहें कि मैं कैसे काम करता हूँ, कैसे मैं उसको सारा मैनेज करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड को, मैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने में बड़ा एक्सपर्ट हूँ प्रैक्टिकली। मुझे कभी फंड्स की शॉर्टेज नहीं होती। वो सब चीज़ें आप देखना चाहें, समझना चाहें, सीखना चाहें, कोई टिप नहीं है पहले बोल दूँ तो आप मेरे स्टूडेंट मिल सकते हैं व्हाट्सएप के 7011-323-077 7011-323-077 में मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में भी जाकर आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो इसी नंबर पे कॉल करिए 7011-323-077 पे। मेरी टीम आपको हेल्प करेगी, सारा प्रोसीजर में मदद करेगी। जो भी आपको मतलब वैल्यू एडिशन चाहिए होगा, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे बाय सेल ऑर्डर डालते हैं, कैसे GTT होता है, कैसे मतलब जो भी चीज़ें आप जानना चाहें, प्लेटफॉर्म ऑपरेट करते हैं, कैसे KYC होती है। फिर मैं बोल दूँ हम कोई टिप नहीं देते, कोई भी चीज़ आप हमसे पूछेंगे हम कहेंगे भैया वो आप अपने आप देखो, उसके लिए या तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को रेफर करो। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।